नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा में। कल के पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। उसका बचा हुआ शेष भाग इस वीडियो में कंप्लीट होने जा रहा है। जहां तक हम लोग पढ़े थे कि बौद्ध गौतम बुद्ध का निर्माण जो हो चुका था, गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद हम लोग बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गौतम बुद्ध के 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्ति के बाद से शुरुआत हुआ। वो ये जो आप टेबल बॉक्स देख रहे हैं, टेबल बॉक्स के अनुसार समझने का कोशिश करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई और कहां हुई, किस शासक के अंतर्गत हुई और कौन अध्यक्ष रहे, और प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत किन किन मुख्य बिंदुओं पे काम हुआ। पहला अगर हम ध्यान देखते हैं, पहला बौद्ध संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, चूंकि उस समय मगध का राजधानी जो था राजगृह था और वहां के शासक अजातशत्रु थे और वहां अध्यक्ष गौतम बुद्ध प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। यहाँ ये भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम इस ऐसे करके पहले हम ईस्वी याद कर लेते हैं, उसके बाद स्थान याद कर लेते हैं, उसके बाद राजा का नाम याद कर लें या अध्यक्ष का नाम याद कर लें, उसके बाद मुख्य बिंदु पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं, ऐसे अगर याद करें तो आपको आसानी से याद हो सकता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व यानी 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 247, अगर हम ऐसे बात करें कि 250 यानी कि 250 वर्ष ईसा पूर्व में 3 कम 247 ईसा पूर्व में ये हुआ। और पहला बौद्ध संगति जिसको कह सकते हैं ये चतुर्थ बौद्ध संगति है। पहला बौद्ध संगति जो है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईसवी शताब्दी में हुआ है, वो 102 ईस्वी में हुआ है। कौन से? 102 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, याद अच्छे से कीजिए ताकि ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में देखा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? तो राजगृह, मगध का राजधानी कहाँ था उस समय? राजगृह था और वहां के शासक थे अजातशत्रु। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और वहां के शासक वो कौन थे? वो कालाशोक थे, कालाशोक। ठीक है, अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित है। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है और अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, कनिष्क तो कुषाण वंश से संबंधित है। यहाँ बात समझिएगा ध्यान से कि प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु और उस समय अध्यक्ष के पद पे कौन थे? तो महाकश्यप थे। बौद्ध संगति में, प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष के रूप में कौन थे? महाकश्यप थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्वितीय में है 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक राजा थे और सर्वकामी, कहीं कहीं इसे सभाकामी भी लिखा जाता है, तो ये बात अलग बात है, आप यहाँ से पहचान सकते हैं। सभाकामी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो दोनों एक ही नाम है, सर्वकामी या सभाकामी। ये उस समय अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति के अंतर्गत। तृतीय बौद्ध संगति के अनुसार देखें तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था और वो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। और उस समय बौद्ध अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय मोगलीपुत्तिस जो है वो अध्यक्ष के रूप में विराजमान थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये पहला संगति है जो पाटलिपुत्र क्षेत्र से यानी कि मगध की राजधानी के क्षेत्र से बाहर हुआ है। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ है और ये जो है कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था और इसका शासक कौन है? कनिष्क है। ठीक है, कनिष्क जो है शासक है और इसके अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र हैं और ये पहला जो है उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष के पद पर हुआ है। ध्यान से याद कीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसआई का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो या फिर बीपीएससी का हो। मेन फोकस हम बीपीएससी पे कर रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है,
तो अगर यहाँ देखिए मुख्य बिंदु क्या कह रहा, वो मुख्य बिंदु जो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, ये पहला बौद्ध संगति हुआ था जिस समय विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। विनय पिटक और सुत्त पिटक किस चीज से संबंधित है ये भी हम बाद में बात करेंगे। पहले समझिए कि प्रथम बौद्ध संगति जो है उसमें क्या कारण हुआ था, क्या काम हुआ था। तो लोगों का जमावड़ा जो होता था, लोगों जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, जो विद्वान लोग होते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो एक जगह इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर के बौद्ध के प्रचार प्रसार के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। किस तरह से बौद्ध धर्म को और विकसित किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए ये ध्यान देते थे। तो यहाँ पे हम लोग विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किए हैं। क्या किए हैं? विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किए हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के अनुसार अगर बात करते हैं 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था और उस समय अध्यक्ष के पद पे सर्वकामी या सभाकामी जो भी कहिए तो सर्वकामी हुए थे। और द्वितीय बौद्ध संगति में ही ये थोड़ा सा देखते हैं, एक झलक मिलता है कि बौद्ध धर्म में विभाजन का रूप दिखाई देता है। तो ये कैसे दिखाई दिया? तो बौद्ध धर्म में विभाजन का महासांगिक और थेरवादी, जिसको स्थानिक भी कहते हैं, के रूप में देखा जा सकता है। दो विभागों में बटा, लेकिन ये ऐसा है कि हम लोग क्लियर कट में नहीं कह सकते जहां उस समय विभाजित हो गया था। ये झलक के रूप में देखा जा सकता था कि थोड़ा सा मतभेद हो रहा था और ये बाद में पूर्ण रूप से दिखाई दिया है। तो बौद्ध धर्म में विभाजन महासांघिक और थेरवाद, जिसको स्थानिक के रूप में कहते हैं, वो द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। सर्वकामी उस समय अध्यक्ष के पद पे थे और उस समय हमारे 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, 247 ईसा पूर्व में हुआ था। और मोगलीपुत्तिस जो है, मोगलीपुत्तिस याद रखिएगा, मोगलीपुत्तिस उस समय अध्यक्ष के पद पे थे। किसके पद पे थे? अध्यक्ष के पद पे थे। और इस समय सबसे मेन चीज हुआ था कि अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। याद रखिए, त्रयी पिटक के रूप में हम जानते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तीसरा पिटक जो है तृतीय बौद्ध संगति के अंतर्गत संकलन या संकलित किया गया था। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, आगे चौथा जो बौद्ध संगति है 102 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? चौथा बौद्ध संगति 102 ईस्वी में हुआ था, जो कि कुंडलग्राम में हुआ था, जो कहां पे है? कश्मीर में है। कुंडलग्राम कहां पे है? कश्मीर में है। और उस समय शासनकाल के रूप में शासक कौन थे वहां पे? कनिष्क के शासन था। और कुषाण वंश से ये रिलेटेड है। किस वंश से है? कुषाण वंश से रिलेटेड है। ठीक है, कुषाण वंश से रिलेटेड है। और इस समय दो लोग थे, वसुमित्र अध्यक्ष के पद पे थे। किस पद पे थे? अध्यक्ष के पद पे थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? उपाध्यक्ष के रूप में थे अश्वघोष। अब समझिएगा कि ये जो समय था, ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो समय था, ये इस समय पूर्ण रूप से देखा जा सकता था कि बौद्ध धर्म आपस में विभाजित हो गया है। दो बौद्ध धर्म दो संघों में विभाजित हुआ था, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान। द्वितीय बौद्ध संगति में जो विभाजन हुआ था वो थेरवाद और महासांघिक के रूप में हुआ था। थेरवाद का मतलब, स्थानिक का मतलब होता है जो एक ही जगह पे रह करके अपना प्रचार प्रसार करता है, और स्थानिक महासांघिक का मतलब होता है जो संघ करे, मिलाप करे, लोगों को इकट्ठा करे और एक जगह से दूसरी जगह जा करके प्रचार प्रसार करे, तो इसको बोलते हैं महासांघिक। थेरवाद स्थानिक का मतलब होता है जो एक ही जगह से प्रचार प्रसार करे, प्रवचन दे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, ये होता है थेरवाद या स्थानिक। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं कि ये महायान और हीनयान क्या है, तो हीनयान और महायान के लिए हम ये समझ सकते हैं। यहाँ देखिए टेबल बनाए यहाँ पे। हीनयान क्या होता था? रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग होते थे और ये परिवर्तन विरोधी थे। मतलब कि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि बौद्ध धर्म में समय के रूप में चेंजेस अगर ना हो तो बौद्ध धर्म एकदम कट्टरपंथी हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि इसमें लोगों को जुड़ना मुश्किल हो सकता है। तो समय के अनुसार परिवर्तन की जरूरत होती है। इसमें रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग थे जो कि कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसमें दूसरे रूप में हम ये समझ सकते हैं कि बुद्ध जो है महापुरुष है लेकिन देवता नहीं है। ठीक है, बुद्ध को लोग महापुरुष के रूप में समझा है, इसमें कोई भी प्रकार का छलावा नहीं है। कोई भी लोग, गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं एक पुरुष हूँ। गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं एक पुरुष हूँ, कोई देवता का रूप नहीं हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विजय पाया है, जिसके कारण लोग उनको महापुरुष के रूप में बोधित करने लगे थे।
यहाँ बात करते हैं कि बौद्ध महापुरुष जो है देवता नहीं है और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये कौन लोग हैं? हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे, हीनयान संप्रदाय के लोग थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आडंबरों से दूर रहते थे। ये वो धर्म थे जो कि किसी भी प्रकार का दिखावा झलकावा नहीं करते थे। ये हीनयान थे। ठीक है। अच्छा, हीनयान कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो हीनयान श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, दक्षिण भारत से लेकर के पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है। याद रखिएगा, हीनयान का कहां से कहां, ये क्वेश्चन आता है कि हीनयान किस क्षेत्र तक फैला हुआ है? तो श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, दक्षिण भारत, भारत में कहा जाए तो दक्षिण भारत में हीनयान संप्रदाय फैले हुए हैं। आगे बात करते हैं महायान क्या होता है? तो महायान ठीक हीनयान से उल्टा है, परिवर्तन के समर्थक थे। महायान क्या है? परिवर्तन के समर्थक थे। और फिर दूसरा कह सकते हैं बुद्ध एक देवता है, इसके रूप में उनको कहा गया है। बुद्ध एक देवता है, इसके रूप में कहा गया है। तीसरा यहाँ पे कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा के में विश्वास करना शुरू कर दिए थे। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जैसे आज लोग करते हैं, उसी तरह से ये उस समय भी मूर्ति पूजा के रूप में होने लगा था। मुख्य आदर्श क्या था इनका? मुख्य आदर्श था बोधिसत्व को प्राप्त होना। बोधिसत्व का मतलब है कि बोधिसत्व का क्या मतलब होता है बता देते हैं। बोधिसत्व का मतलब होता है जो लोग खुद अपना, इसको कहते हैं कि कैवल्य हो गए, खुद लोग ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, अब दूसरे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, उसको बोलते हैं बोधिसत्व। क्या बोलते हैं? बोधिसत्व। खुद मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गए और दूसरे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए इकट्ठा करते, उसको क्या बोलते हैं? बोधिसत्व। ठीक है। तो बोधिसत्व उनका क्या था? एक मुख्य आदर्श था। ठीक है। ये कहां से कहां तक फैले हुए थे? ये उत्तर भारत में थे, ये उत्तर भारत में थे, ये चीन में थे, ये जापान में थे, ये तिब्बत में थे। इन क्षेत्रों में महायान संप्रदाय के लोग फैले हुए थे। कहां के कौन कौन लोग फैले थे? महायान संप्रदाय के लोग फैले हुए थे। अच्छा, एक चीज जान लीजिए कि जातक कथा जो है बुद्ध के जीवन के ऊपर विस्तृत है। जीवन के ऊपर पूर्व जन्मों की कथा है और बुद्ध के ऊपर कथाओं का संकलन है इसमें। तो जातक कथा में यह लिखा गया है कि बुद्ध जो है कई जन्मों के बाद मानव रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जातक कथा में संकलित है। किसमें संकलित है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा किस में संकलित है? जातक कथा में संकलित है। दूसरा क्या है? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ये किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है। ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि मिलिंद पान्हो, जिसको मिनांडर भी बोलते हैं, मिलिंद पान्हो और मिनांडर भी कहते हैं, जिनकी नागसेन से कुछ प्रश्न वगैरह हुआ था। उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध के बारे में बताओ, बौद्ध धर्म के बारे में बताओ। कई सवालों का संकलन इसमें मिलता है। तो मिलिंद पान्हो और नागसेन, जो कि मिनांडर से मिलिंद पान्हो बने थे, इसकी भी रचना की गई है। ठीक है। एक हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का लाइट ऑफ एशिया तो गौतम बुद्ध है, लेकिन इसकी रचना किसने किया है? ये एग्जाम में आता है, तो यहाँ गलती नहीं करना है। एडविन अर्नाल्ड जो है गौतम बुद्ध के लाइट ऑफ एशिया की पुस्तक के रचनाकार हैं, रचयिता हैं। समझ गए? ठीक है। अभी देखिएगा कि क्या करना है हमको। ये हमारे पास क्या है? बौद्ध साहित्य के रूप में कुछ साहित्य है। तो यार समझिए, त्रिपिटक के बारे में हम लोग बात किए थे अभी, तो त्रिपिटक किस भाषा में संकलित है? तो यहाँ बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में संकलित, ज्यादातर मुख्य पुस्तकें जो है, ज्यादातर पुस्तकें जो है पाली भाषा में है। तो त्रिपिटक में कौन कौन पिटक है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। मैंने कहा था कि त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक पहले बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। अभिधम पिटक अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। अभी सुत्त पिटक में क्या होता है? किस चीज की संकलन की जाती है? तो सुत्त पिटक में संकलन की जाती है बुद्ध के उपदेश के बारे में। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसकी संकलन किस पुस्तक में है? किस पिटक में है? तो सुत्त पिटक में है। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में कह सकते हैं कि संघ के नियमों के आदेश, नियमों के बारे में किसमें लिया गया है? विनय पिटक में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? विनय पिटक में लिखा गया है।
तृतीय में अगर कह सकते हैं अभिधम पिटक, ये दर्शन सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन सिद्धांत जो है वो किस पिटक में है, तो अभिधम पिटक में रचा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बात समझिएगा फिर से कि जो हम लोग देखते हैं चैत्य है, विहार है, स्तूप है, ये सब सवाल आता है तो यहाँ देखिएगा चैत्य, विहार, चैत्य, स्तूप, विहार, मठ, ये जो विहार को मठ भी कहते हैं, एक निवास स्थल होता है, ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जहां भी प्रश्न में मिले कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, मठ, विहार जो होता है एक निवास स्थल होता है। ठीक है, चैत्य एक वो होता है पूजा का स्थल होता है, जिसको हम लोग बात कर सकते हैं। और जो बुद्ध का जो धर्म, बौद्ध धर्म में बुद्ध की जो प्रख्यापना हुआ, उसको कह सकते हैं गंधार कला जो है बुद्ध के संबंध में है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कला है, गंधार कला है। और ये गुप्त शासन के, गुप्त काल के समय में फला फूला, गुप्त काल में, कुषाण काल में ये जो है ना फला फूला, यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आगे बौद्ध धर्म का विनाश कैसे हुआ, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम चर्चा करें तो जैसे जैसे लोग थोड़ा सा मतभेद होने लगा, लोग एक दूसरे से अलग मत रखने लगे, धीरे धीरे इसमें कई प्रकार की चीजों को जोड़ा गया। तो यहाँ देखने को मिला कि हम अपने आप में हरास कर रहे हैं, आडंबर पूर्ण जीवन बिताने लगे, जो कि गौतम बुद्ध ने पहले ही कहा था कि इसमें कोई भी आडंबर को शामिल नहीं करना है। मूर्ति पूजा को समर्थन करने लगे, चढ़ावा को मानने लगे, चढ़ावा बिल्कुल यहाँ पे मना है। और कोई भी धर्म जो है किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखना चाहिए। आप संसार के उसके लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का लोभ की जरूरत नहीं है। जहाँ लोभ होगा वही ह्रास या हानि होना संभव है। तो ये बात समझ लीजिए कि महायान के समय में जब देखा गया कि मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाने लगा, कई लोग चंदा वसूलने लगे, कई लोग जो है ना चंदा चढ़ाने लगे, तो ये आडंबर पूर्ण जीवन जीने लगे। आडंबर पूर्ण जीवन जो होता है वो क्या होता है, ह्रास का कारण बनता है। और यहीं से बौद्ध धर्म धीरे धीरे आने वाले शताब्दियों में कम होते गया। हालांकि अभी भी बहुत जगह पे बौद्ध धर्म है, भारत में भी है, तो ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से विलोप हो गया है, विलोप नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के जैसे हर धर्म में कुछ लोग जो है आडंबरपूर्ण जिंदगी जीते हैं और आडंबरपूर्ण के रूप में समझते हैं, आडंबरों को मानते हैं, तो उसमें उसकी छवि जो है धूमिल करते हैं। वहाँ यहाँ भी वही काम हुआ। तो अभी जो है ये बौद्ध का जो है पूरा आप लोग को एक लेखा जोखा दे दिया गया है। अब इसमें से जो है सवाल का रूप क्या होता है, सवाल कहाँ से पूछा जा सकता है, हम ये बता सकते हैं कि सवाल सबसे पहले पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम है, पिताजी किस कुल से संबंधित थे, पिताजी जो है गौतम बुद्ध के पिता किस जगह के राजा हैं, ठीक है, और गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है, गौतम बुद्ध के माता का कुल क्या था। तो ये सब सवाल पूछा जा सकता है। सवाल यहाँ से भी हो सकता है कि गौतम बुद्ध की जो बौद्ध संगतियां हुई थी उसमें से कौन सी बौद्ध संगति जो है वो मगध से बाहर हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी संगति जो है वो जिसमें अभिधम पिटक जोड़ा गया है, या कौन सी संगति में ये साफ झलकता है कि बौद्ध धर्म में विभाजन हो चुका है। तो ये सब इस वीडियो में हम यही सीखते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जहां तक हो सकता है शेयर करें। चैनल थोड़ा सा नया है तो आप लोगों की सहयोग की बहुत जरूरत है। हम अपने तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक एक अच्छा क्वालिटी मटेरियल दे सके, कोशिश जारी रहेगा। ठीक है, आपको बौद्ध से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा तो मेरा मनोबल थोड़ा सा ऊपर होगा। आप कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।